इस वीडियो से हम सीखेंगे पैटर्न को कैसे पहचानें और विस्तार करें, चर क्या है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। हमारे जीवन में हर जगह हम कोई ना कोई पैटर्न देख सकते हैं, जैसे पत्तों के पैटर्न, ईंटों का पैटर्न, फर्श के पैटर्न, ज्यामितीय आकारों के पैटर्न, तारों का पैटर्न और कई सारे। हर एक पैटर्न किसी नियम पर आधारित होता ही है। तो चलिए अब इन माचिस की तिलियों से कुछ पैटर्न बनाएं। यहाँ हम बनाएंगे त्रिभुज का पैटर्न। पहले हम तिलियों से एक त्रिभुज बनाएंगे। इसके लिए आवश्यक तिलियों की संख्या होगी 3। अब अगर हमें 2 त्रिभुज बनाने हो तो कितनी तिलियां आवश्यक होंगी? 2 त्रिभुज के लिए 6 तिलियां आवश्यक होंगी। इसी तरह 3 त्रिभुज बनाने के लिए 9 तिलियां आवश्यक होंगी, 4 त्रिभुज के लिए 12 और 5 त्रिभुज के लिए 15 तिलियां आवश्यक होंगी। ध्यान दीजिए, सारणी में लिखे त्रिभुज की संख्याओं पर और उनके लिए आवश्यक तिलियों की संख्याओं पर क्या इनमें कोई संबंध प्रस्थापित किया जा सकता है? ध्यान से देखने पर आप जान पाएंगे कि तिलियों की संख्या त्रिभुज की संख्या से 3 गुना है। इस समझ से त्रिभुज के इस पैटर्न का नियम बनाया जा सकता है। आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर 3 गुना त्रिभुज की संख्या। यह त्रिभुज की संख्या 1, 2, 3 या कोई भी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का मान ले सकती है। इसका मतलब हुआ त्रिभुज की संख्या का मान निश्चित नहीं है, यह बदल सकता है यानी वैरी हो सकता है। इस तरह की संख्या जिसका मान निश्चित या स्थिर नहीं है वह चर यानी कि वेरिएबल कहलाती है। हमारी सुविधा के लिए हम ऐसी संख्या के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का अक्षर जैसे A, B, C का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ त्रिभुज की संख्या के लिए हम प्रयोग करेंगे x का। यहाँ त्रिभुज की संख्या की तरह ही चर x भी 1, 2, 3 या और किसी प्राकृत संख्या का मान ले सकता है। इस तरह से पैटर्न में x त्रिभुज बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या होगी 3 गुना x। इसे ही संक्षेप में लिखा जाता है 3x। चर x के प्रयोग से त्रिभुज के पैटर्न का यह नियम अब व्यापक बन गया है। अब आइए जानते हैं चरों का प्रयोग अज्ञात राशि यानी अननोन क्वांटिटी के लिए कैसे किया जाता है। जन्मदिन के मौके पर मधु कक्षा में चॉकलेट बांटना चाहती है। उसे हर एक विद्यार्थी को 2 चॉकलेट देनी है। अगर विद्यार्थियों की संख्या चर x से व्यक्त करे तो आवश्यक चॉकलेट की संख्या क्या होगी? मधु के पास विद्यार्थियों की संख्या से 2 गुना चॉकलेट आवश्यक है, यानी कि अगर विद्यार्थियों की संख्या होगी x तो आवश्यक चॉकलेट की संख्या होगी 2x। अब आइए समझें चर कैसे हमें गणितीय नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप में व्यक्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। वर्ग का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। अगर हम भुजा की लंबाई के लिए चर l का प्रयोग करें और परिमाप के लिए चर p का, तो वर्ग का परिमाप लिखा जा सकता है p बराबर 4 गुना l या 4l। इससे आपको चर क्या होता है एवं चर के उपयोग से नियमों और सूत्रों को सामान्य रूप में कैसे लिखा जाता है इसकी समझ बन गई होगी। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ उदाहरणों को समझेंगे और चर की अवधारणा को और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।
अब तक हमने सीखा ऐसी संख्या जो बदल सकती है एक चर यानी वेरिएबल कहलाती है। किसी भी चर राशि को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का अक्षर प्रयोग किया जा सकता है। आइए अब चर से जुड़े कुछ सवालों का हल ढूंढें। दो संख्याओं के योग की क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को व्यापक रूप में व्यक्त करें। आइए इस गुणधर्म को एक उदाहरण से समझें। टोकरी में पहले 3 फल रखे, फिर 4 फल रखे तो योग होगा 7 फल। इसी तरह अगर टोकरी में पहले 4 फल रखे और बाद में 3 फल तो भी योग उतना ही प्राप्त होगा यानी कि 7 फल। योग का क्रम विनिमेयता गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें बताता है कि संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। 3 धन 4 बराबर 4 धन 3। चर a और b का प्रयोग करके हम किन्हीं भी दो संख्याओं के योग की क्रम विनिमेयता a धन b बराबर b धन a से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ चर दर्शाते हैं कि वे किसी भी संख्या का मान ले सकते हैं और इस तरह से ये क्रम विनिमेयता गुणधर्म को व्यापक रूप प्रदान करते हैं। नीचे तिलियों से बना U का एक पैटर्न दिया गया है। इसे बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या का नियम ज्ञात करें। नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग करें। आइए पहले इस पैटर्न को समझें। यहाँ U अक्षर का पैटर्न है। यहाँ U अलग अलग नहीं है। नजदीकी दो अक्षरों में एक तिली उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है। लेकिन अगर हम इस पैटर्न से अंतिम तिली हटा दें तो हमें मिलेगा L का पैटर्न। हम देख सकते हैं कि एक L बनाने के लिए 2 तिलियों की जरूरत है। इस प्रकार 2L के लिए 4, 3L के लिए 6, 4L के लिए 8, 5L के लिए 10 तिलियों की जरूरत है। L की संख्या और आवश्यक तिलियों की संख्या को देखकर यह बताना आसान है कि L के पैटर्न के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर 2 गुना L की संख्या। और अगर हम इस पैटर्न में एक तिली जोड़े तो हमें प्राप्त होगा U का पैटर्न। इसका मतलब U के पैटर्न के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर 2 गुना L की संख्या धन 1। यहाँ L की संख्या बदल सकती है इसलिए यह एक चर है। आइए इसके स्थान पर हम प्रयोग करें x इस अक्षर का। इसके साथ हम लिख सकते हैं U के पैटर्न के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर 2 गुना x धन 1 या 2x धन 1। यह दिए सवाल का जवाब है। इस तरह से अब आपकी समझ बन गई होगी कि चरों की सहायता से किसी भी नियम को व्यापक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम चरों से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को समझेंगे। धन्यवाद। अब हम जानेंगे चर से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं के बारे में। चर से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। सवाल, चर के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? x का, x या y का, किसी अंक का या अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का? चर के लिए बार बार x का प्रयोग किए जाने के कारण यह समझ बन जाती है कि चर के लिए सिर्फ x का प्रयोग ही किया जाता है। यह एक गलत समझ है। इसी तरह कईयों का यह भी मानना होता है कि चरों के लिए सिर्फ x या y का ही प्रयोग होता है। यह भी एक गलत समझ है। इसी तरह से चर के लिए किसी अंक का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इस तरह से सही समझ यह है कि चरों के लिए अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। मिथ्या धारणा 2। सवाल,
अगर बल्ब की संख्या को चर से व्यक्त करना हो तो अंग्रेजी का कौन सा अक्षर सही होगा? सिर्फ छोटी लिपि वाला बी, छोटी लिपि वाला बी या बड़ी लिपि वाला बी? अंग्रेजी का कोई भी अक्षर? कई बार यह समझ बन जाती है कि वस्तु के नाम का पहला अक्षर ही उसकी संख्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस समझ के चलते जवाब छोटी लिपि वाला बी दिया जाता है, जबकि यह एक गलत समझ है। इसी तरह की समझ के कारण कई बार जवाब ऑप्शन दूसरा यानी छोटी लिपि वाला बी या बड़ी लिपि वाला बी भी दिया जाता है। हाँ, हम छोटी लिपि वाला बी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग चर के लिए कर सकते हैं। मिथ्या धारणा 3। सवाल, अगर चर y का मान 2 हो तो 3y क्या होगा? 32, 3 धन 2, 3 गुना 2 या 3/2? कई बार चर का मान चर के जगह जैसा है वैसा रख दिया जाता है। इस समझ के चलते 32 जवाब दिया जाता है, जो कि एक गलत जवाब है। इसी तरह समझ में उलझन के चलते 3 धन 2 या 3/2 जवाब दिया जाता है। ये सभी गलत जवाब है। सही समझ है 3y यानी 3 गुना y, और इस समझ के साथ 3 गुना 2 यह सही जवाब है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी मिथ्या धारणाएं दूर हुई होगी और चरों की अच्छी समझ बन गई होगी। आज हमने देखा चर से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। यहाँ हमने एक तार लिया, इसे 3 बार समान अंतर पर मोड़कर एक वर्ग बनाया। वर्ग तो पूरा हुआ, लेकिन यह क्या? 3 सेंटीमीटर तार शेष रह गया। अगर बात करेंगे 3 इस संख्या की, तो इसका मान निश्चित है। ऐसी संख्या जिनका मान निश्चित होता है एक अचर यानी कि कांस्टेंट कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्ग की भुजा का, तो इसका माप हमें ज्ञात नहीं है, यह अज्ञात है। कोई संख्या जिसका मान अज्ञात हो या बदल सकता हो एक चर यानी एक वेरिएबल कहलाता है। अगर हम वर्ग की भुजा को L से व्यक्त करें, तो क्या आप तार की कुल लंबाई को चर L के रूप में प्राप्त कर पाएंगे? यहाँ वर्ग के एक भुजा की लंबाई है L, तो 4 भुजाओं की लंबाई होगी 4 गुना L यानी कि 4L। इस लंबाई में शेष तार की लंबाई को मिलाया जाए तो हमें प्राप्त होगी चर L के रूप में तार की कुल लंबाई। यहाँ हमें एक व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। चूंकि इस व्यंजक में चर का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे चर वाला व्यंजक या बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। व्यंजकों में संख्याओं और चरों से बने कुछ भाग होते हैं, जैसे 4L और 3, जो धन या ऋण चिन्ह से अलग किए होते हैं। इन्हें पद यानी टर्म्स कहा जाता है। अब इस व्यंजक को देखें। इसमें कोई चर नहीं प्रयोग हुआ है, बल्कि सभी निश्चित संख्याएं ही है। ऐसे व्यंजक सांख्यिक व्यंजक यानी नंबर एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। चूंकि सांख्यिक व्यंजकों में निश्चित संख्याएं होती है, इसलिए इनका मान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें चरों वाले व्यंजकों की, तो इनमें चरों का मान निश्चित नहीं होता और इस कारण इनका मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, यह बात जरूर है कि अगर चर का मान दिया जाए तो इनका भी मान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे नापने पर अगर हम L का माप 4 सेंटीमीटर पाते हैं, तो इस व्यंजक में L का मान रखकर इसका हल किया जा सकता है। इससे हमें तार की लंबाई प्राप्त होगी 19 सेंटीमीटर। इस समझ के साथ आइए अब जानते हैं चरों वाले व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक
कैसे बनाएं? अचर संख्याओं पर योग, व्यवकलन, गुणन एवं विभाजन जैसी संक्रियाएं की जा सकती है। चर बदलती जरूर है, लेकिन होती तो संख्याएं ही है। इसलिए चरों पर भी योग, व्यवकलन, गुणन एवं विभाजन जैसी संक्रियाएं की जा सकती है। इन संक्रियाओं के साथ हम चरों वाले व्यंजक बना सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। यहाँ एक बक्सा है जिसमें कुछ खिलौने हैं जिन्हें हम चर x से व्यक्त करेंगे। अगर हम बक्से में से ही 2 खिलौने निकाल ले तो बक्से में कितने खिलौने बचेंगे? बक्से में बचेंगे x ऋण 2। यह भी एक चर वाला व्यंजक ही है। इसी तरह अगर इस एक बक्से के साथ उतने ही खिलौने वाले 2 बक्से रखे जाएं, तो खिलौनों की संख्या कितनी होगी? यह होगी 3 गुना x यानी 3x। इसी तरह बक्से से आधे खिलौने निकाल लिए जाएं तो कितने खिलौने शेष रहेंगे? यह होंगे x बटे 2। आशा करते हैं इससे आपको चरों वाले व्यंजकों की यानी बीजीय व्यंजकों की समझ बन गई होगी। अगले वीडियो में हम कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद। उदाहरण, निम्नलिखित में से चरों वाले व्यंजकों यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पहचानिए और बताइए कि ये व्यंजक कैसे बनाए गए हैं। ध्यान दीजिए इन व्यंजकों पर। इनमें चरों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सभी चरों वाले व्यंजक हैं। अगर हम बात करेंगे इन व्यंजकों की, तो इनमें सभी निश्चित संख्याएं हैं, कोई भी चर नहीं है, इसलिए ये चरों वाले व्यंजक नहीं है। अब चलिए जानते हैं चरों वाले व्यंजक कैसे बने हैं। z धन 4 बना है चर z में 4 जोड़ने पर। 7r ऋण 9 बना है चर r को 7 से गुना करके मिलने वाले गुणनफल में से 9 घटाकर। y बटे 3 धन 2 बना है चर y को 3 से भाग देने पर मिलने वाले भागफल के साथ 2 जोड़ने पर। ऋणात्मक 3x धन 8 बना है चर x को ऋणात्मक 3 से गुना करके मिलने वाले गुणनफल के साथ 8 जोड़ने पर। अगला उदाहरण, स्क्रीन में दिखाए हर एक डिब्बों में n लड्डू है। अगर हर एक में से 3 लड्डू बांट दिए जाते हैं तो कुल लड्डुओं के लिए चरों वाला व्यंजक लिखें। n का मान 4 होने पर लड्डुओं की संख्या क्या होगी? यहाँ 5 डिब्बे हैं और हमें यह जानकारी दी है कि हर एक डिब्बे में n लड्डू है। अगर हर एक डिब्बे में से 3 लड्डू निकाल लिए जाते हैं तो हर एक डिब्बे में n ऋण 3 लड्डू बचेंगे। इस तरह से अब 5 डिब्बों में कुल लड्डुओं की संख्या होगी 5 गुना n ऋण 3। 5 का कोष्ठक में स्थित दोनों संख्याओं से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 5 गुना n ऋण 5 गुना 3 बराबर 5n ऋण 15। यह हुआ कुल लड्डुओं के लिए चरों वाला व्यंजक। अब आइए दूसरे सवाल का हल ढूंढें। यहाँ n का मान 4 दिया है। अगर किसी चर का मान दिया हो तो व्यंजक में रखते समय उसके साथ वाली संख्या के साथ इस मान का गुना किया जाता है। इसलिए 5 के साथ 4 गुना किया जाएगा जिसका मान प्राप्त होगा 20 और 20 ऋण 15 बराबर मिलेंगे 5। अर्थात जब n बराबर 4 होंगे तब लड्डुओं की संख्या होगी 5। अगला उदाहरण, विकास की आयु दिनेश की आयु से 2 गुना है, लेकिन मधु विकास से 5 साल छोटी है। दिनेश की आयु x मानकर मधु की आयु के लिए व्यंजक बनाइए। क्या इस व्यंजक का मान पता किया जा सकता है? किसी कथन को व्यंजकों में व्यक्त करने के लिए हमें दी जानकारी समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ विकास बड़ा है क्योंकि उसकी आयु दिनेश की आयु से 2 गुना है और मधु उससे 5 साल छोटी है। दिनेश की आयु को चर x माना जाए
तो विकास की आयु 2x लिखी जा सकती है। अब विकास से मधु 5 साल छोटी है, तो क्या आप बता सकते हैं मधु की आयु के लिए व्यंजक क्या होगा? वीडियो रुकाकर प्रयास कीजिए। इसलिए मधु की आयु के लिए व्यंजक 2x ऋण 5 लिखा जा सकता है। इस तरह से यह बन गया मधु के आयु के लिए व्यंजक। चरों का मान निश्चित न होने के कारण बीजीय व्यंजकों का मान नहीं पता किया जा सकता। इन उदाहरणों से हमने सीखा कि व्यंजकों को कैसे पहचानें और ज्ञात करें कि वे कैसे बने हैं। इसी के साथ हमने यह भी समझा कि दी हुई जानकारी के साथ व्यंजकों को कैसे बनाएं। अगले वीडियो में हम व्यंजकों से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को जानेंगे और इन्हें दूर करेंगे। हमने चरों वाले व्यंजकों के बारे में पढ़ा। कुछ उदाहरणों से हमने इन्हें अच्छे से जाना, लेकिन व्यंजकों से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं जरूर होती है जो इन्हें समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है। आइए इन्हें दूर करें। व्यंजकों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। सवाल: मनु की आयु x साल है। हर्ष से मनु 2 साल छोटा है। हर्ष की आयु के लिए व्यंजक क्या होगा? x ऋण 2 या x धन 2। कई बार दी जानकारी को जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही चरों के पदों में लिखा जाता है। इस समझ से जवाब प्राप्त होता है x ऋण 2, जो कि एक गलत जवाब है। यहाँ x धन 2 सही जवाब है। सही व्यंजक पाने के लिए दी हुई जानकारी को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ मनु की आयु और हर्ष की आयु के लिए सारणी बना सकते हैं। जब मनु 1 साल का होगा तब हर्ष 3 साल का होगा। जब मनु 2 साल का होगा तब हर्ष 4 साल का होगा, और इसी तरह सारणी को आगे बढ़ाया जा सकता है। संख्याओं में संबंध देखकर यह बताया जा सकता है कि हर्ष की आयु मनु की आयु से 2 से अधिक है। इस समझ से दिए सवाल का सही जवाब प्राप्त होगा x धन 2। मिथ्या धारणा 2। सवाल: चर x के लिए मान 3 से 5x का मान प्राप्त करें। 53, 15। कई बार चर का मान पता होने पर व्यंजक का मान प्राप्त करना हो तो गुणन किए बिना x को 3 से बदल दिया जाता है। इस समझ से 53 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। चर का मान व्यंजक में रखते समय पहले लिखी संख्या के साथ इस मान का गुणन किया जाता है। इस समझ से सही हल प्राप्त होता है 15। मिथ्या धारणा 3। सवाल: 2x धन 4 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा? 6, 6x, या इसका मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। चरों का अर्थ ठीक से न समझने के कारण चर के लिए प्रयोग किए अक्षर को नजरअंदाज किया जाता है और दिए व्यंजक का मान 6 या फिर 6x प्राप्त किया जाता है। यह गलत समझ है। चरों वाले व्यंजकों जैसे 2x धन 4 का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर चर का कोई निश्चित मान दिया हो तभी इन व्यंजकों का मान प्राप्त किया जा सकता है। मिथ्या धारणा 4। सवाल: निम्न में से कौन सा व्यंजक समान नहीं है? सभी व्यंजकों में गुणन के चिन्ह का प्रयोग हुआ है सिवाय 5m/2 के। इस समझ के कारण ज्यादातर 5m/2 यह जवाब दिया जाता है, जबकि यह एक गलत समझ है। इसी तरह 2 से विभाजन यानी डिवीजन 1/2 से गुना होता है। यह न पता होने के कारण ऑप्शन 2 जवाब दिया जाता है। यह भी एक गलत समझ है। गुणन के क्रम विनिमेयता गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की समझ न होने के कारण m/2 गुना 5 जवाब दिया जाता है। यहाँ ऑप्शंस 1, 2 और 4 का मान समान है, लेकिन 5/2 गुना m/2 में 2 बार 2 से विभाजन होने के कारण इसका मान इनके बराबर नहीं है। इसलिए सही जवाब है 5/2 गुना m/2। आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हुई होगी
और व्यंजक की अच्छी समझ बन गई होगी। इस वीडियो से हम सीखेंगे समीकरण क्या है, समीकरण में समता के चिन्ह का अर्थ क्या है और समीकरण के हल को खोजने का क्या अर्थ है। यहाँ देखिए, यह एक तराजू है। जब तराजू के दोनों पलड़ों में भार यानी वेट समान होता है तभी वह संतुलित यानी बैलेंस होता है, अन्यथा नहीं। अब मान ले हमने दाहिने पलड़े में 4 गेंदें और बाएं पलड़े में बिना गिने कुछ गेंदें रखी, जिससे बायां पलड़ा नीचे हुआ और दाहिना पलड़ा ऊपर। अब क्या आप बता पाएंगे कौन से पलड़े में ज्यादा गेंदें हैं? चूंकि बायां पलड़ा नीचे हुआ है और दाहिना पलड़ा ऊपर, तो निश्चित ही गेंदों की संख्या बाएं पलड़े में ज्यादा होंगी। यहाँ क्या हमें बाएं पलड़े में रखी गेंदों की संख्या ज्ञात है? नहीं। तो क्या इसे हम चर यानी वेरिएबल कह सकते हैं? हाँ, किसी अज्ञात संख्या का मान निश्चित न होने के कारण बदल सकता है यानी वैरी हो सकता है, इसलिए यह संख्या एक चर यानी वेरिएबल कहलाती है। आइए इस चर के लिए x अक्षर का प्रयोग करें। इसके साथ क्या आप तराजू की स्थिति को गणित में व्यक्त कर पाएंगे? इसे व्यक्त करेंगे x 4 से अधिक से। अब अगर हमें तराजू को संतुलित स्थिति में लाना हो तो क्या करना होगा? जाहिर है हमें x गेंदों में से कुछ गेंदें निकाल लेनी होगी। यहाँ अगर हम x गेंदों में से एक गेंद निकाल लेते हैं तो बाएं पलड़े में गेंदों की संख्या होगी x ऋण 1। यह हुआ चरों वाला एक व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। लेकिन अब भी तराजू संतुलित नहीं है। इसका अर्थ हुआ x ऋण 1 भी 4 से बड़ी संख्या है। अब अगर हम एक और गेंद निकाल लेते हैं तो अब x गेंदों से कुल 2 गेंदें कम हुई, यानी व्यंजक बना x ऋण 2 और इसी के साथ तराजू भी संतुलित हुआ। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ गेंदों की संख्या समान है या x ऋण 2 बराबर है 4 के। इसे एक समीकरण यानी इक्वेशन कहते हैं। समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों में संतुलन का संबंध यानी बराबर का मान व्यक्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच समता के चिन्ह का यानी इक्वल साइन का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ हुआ समीकरण में दोनों पक्षों का मान बराबर होता है। इसी के साथ जरूरी नहीं कि हर समीकरण में एक चर हो ही। जिन समीकरणों में सिर्फ निश्चित संख्याएं होती है उन्हें सांख्यिक समीकरण यानी न्यूमेरिक इक्वेशंस कहते हैं। आमतौर पर समीकरण शब्द सिर्फ चरों वाले समीकरणों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब x ऋण 2 इस व्यंजक को देखें। इसमें हम x का कोई भी मान ले सकते हैं। क्या समीकरण में भी x का कोई भी मान लिया जा सकता है? आइए इसे समझें। अगर हम x का मान 3 लेते हैं तो बायां पक्ष होगा 3 ऋण 2 बराबर 1। क्या यह दाएं पक्ष के बराबर है? नहीं, यह कम है, यानी x का मान 3 होने पर समीकरण संतुष्ट नहीं होती। इसी तरह x का मान 4 हो या 5 तब भी समीकरण संतुष्ट नहीं होती। लेकिन x का मान 6 लेने से हमें बाएं पक्ष में 6 ऋण 2 बराबर 4 प्राप्त होते हैं, जो दाएं पक्ष के बराबर है। इससे अब समीकरण संतुष्ट होती है। इसी तरह x का मान 7 हो या उससे अधिक तब भी समीकरण संतुष्ट नहीं होती। इससे एक बात समझ में आती है, चर के किसी एक निश्चित मान के लिए समीकरण संतुष्ट होती है, इसलिए चर पर समीकरण एक प्रतिबंध होती है। चर के जिस निश्चित मान से समीकरण संतुष्ट होती है उसे समीकरण का एक हल यानी
सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कहा जाता है। हल प्राप्त करने के लिए चर को कोई मान देकर समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, यह जानने की विधि को प्रयत्न और भूल विधि यानी ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है। ऐसी कई विधियां हैं जिन्हें हम अगली कक्षाओं में सीखेंगे। इससे आपको समीकरण क्या है, समीकरण में समता के चिन्ह का अर्थ क्या है और किसी समीकरण का हल क्या होता है, इसकी समझ बन गई होगी। धन्यवाद। इस वीडियो से हम सीखेंगे अब तक हमने जाना समीकरण यानी इक्वेशन चर पर एक प्रतिबंध होता है। इसके बाएं पक्ष यानी LHS और दाएं पक्ष यानी RHS का मान बराबर होता है, जो व्यक्त किया जाता है समता यानी इक्वल के चिन्ह से। हर समीकरण का केवल एक ही हल यानी सॉल्यूशन होता है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। कुछ उदाहरणों से अब हम समीकरणों को और अच्छे से जानेंगे। उदाहरण, बताइए कि नीचे दिए गए कथनों में चर वाले समीकरण कौन से हैं? समीकरण में एक या अधिक चर होना चाहिए एवं बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। 25 ऋण 12 धन 8 बराबर 5। इसके दोनों पक्षों में समता का चिन्ह यानी इक्वल साइन है, लेकिन दोनों तरफ चर नहीं है बल्कि निश्चित संख्याएं हैं। इसे हम सांख्यिक समीकरण यानी न्यूमेरिक इक्वेशन कहते हैं। 5z धन 4, इसमें दो पक्ष नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। यह चरों वाला व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x धन 5 2 से कम है, इसमें दो पक्ष तो है लेकिन वे बराबर नहीं हैं, इसलिए यह भी समीकरण नहीं है। 7r ऋण 9 बराबर 2, इसमें दो पक्ष है और वे बराबर है, इसलिए यह एक समीकरण है। 9t गुना 2 7 से अधिक है, इसमें दो पक्ष तो है लेकिन वे बराबर नहीं है, इसलिए यह भी समीकरण नहीं है। y/13 धन 2 बराबर 1, इसमें दो पक्ष है और वे बराबर है, इसलिए यह एक समीकरण है। अगला उदाहरण, कुछ फलों को दो समान भागों में बांटने पर एक भाग में 10 फल आते हैं। इस कथन को समीकरण में व्यक्त करें। यहाँ हमें फलों की संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे चर n माने। n फलों के दो समान भाग बनाने हैं, यानी यहाँ हमें n फलों को 2 से विभाजित यानी डिवाइड करना होगा। इस तरह से हर एक भाग में फलों की संख्या हुई n/2, लेकिन हमें यह ज्ञात है कि हर एक भाग में फलों की संख्या है 10। इसका अर्थ हुआ n/2 का मान 10 के बराबर है, अर्थात n/2 बराबर 10। इस तरह से दी जानकारी के लिए हमने n/2 बराबर 10 यह समीकरण बनाया। इस तरह से हमने जाना कि समीकरणों को कैसे पहचानें और दी जानकारी से समीकरण कैसे बनाएं। अगले वीडियो में हम समीकरणों से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। वीडियो से हम सीखेंगे अब तक हमने जाना समीकरण यानी इक्वेशन चर पर एक प्रतिबंध होता है। इसके बाएं पक्ष यानी LHS और दाएं पक्ष यानी RHS का मान बराबर होता है, जो व्यक्त किया जाता है समता यानी इक्वल के चिन्ह से। हर समीकरण का केवल एक ही हल यानी सॉल्यूशन होता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। कुछ उदाहरणों से समीकरणों को हमने और अच्छे से जाना। अब चलिए इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करें।
समीकरणों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, बराबर यानी इक्वल चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन का परिणाम घोषित करने के लिए, समानता यानी इक्विवेलेंस का संबंध यानी रिलेशन दर्शाने के लिए। छोटी कक्षाओं से मन में यह बैठ जाता है कि बराबर का चिन्ह हमेशा किसी गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन का परिणाम घोषित करने के लिए किया जाता है। जैसे x धन 2 बराबर 3 में समझ होती है कि x और 2 के जोड़ का परिणाम है 3। सही समझ यह है कि x और 2 के जोड़ का मान समता के चिन्ह के दाईं तरफ लिखी संख्या 3 के बराबर है। मिथ्या धारणा 2, समीकरण x धन 2 बराबर 3 में x धन 2 और 3 क्या दर्शाते हैं? x धन 2 सवाल है और 3 उसका हल। x धन 2 समीकरण का बायां पक्ष और 3 समीकरण का दायां पक्ष है। कई बार यह समझ बन जाती है कि गणित का सवाल समानता के चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है और जवाब दाईं तरफ। इस गलत समझ के चलते x धन 2 सवाल है और 3 उसका हल यह जवाब दिया जाता है, जबकि सही समझ यह है कि x धन 2 समीकरण का बायां पक्ष है और 3 समीकरण का दायां पक्ष। मिथ्या धारणा 3, समीकरण में चरों वाला व्यंजक किस पक्ष में व्यक्त किया जाता है? बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में या किसी भी पक्ष में? समीकरणों में चरों वाले व्यंजकों को बाएं पक्ष में व्यक्त करने के हम इतने आदी हो जाते हैं कि हम इन्हें दाएं पक्ष में व्यक्त करना गलत मानने लगते हैं। सही समझ यह है कि हम इन्हें समीकरण के किसी भी पक्ष में व्यक्त कर सकते हैं। आशा करते हैं इससे आपकी समीकरणों संबंधित मिथ्या धारणाएं दूर हुई होगी।